में उन्हें फराहम की गई सरकारी रिहाइशगाह की रिहाइशगाह खाली करने से कबल किराए के वाजिबात भी कर दिए अदा। हिमाचल प्रदेश में जीत पर कांग्रेस कारकुनों ने जम्मू में मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर में अगली सरकार कांग्रेस की होगी, वकार रसूल वानी। डीडीसी इंतखाब द्रगबुला में एनसी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने जीत की दर्ज। हाजन से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के सर सजा सहरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 6 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज एट 6 देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। न्यूज एट 6 में बात करेंगे डीडीसी इंतखाबात हाजन और द्रगमुला के नताइज भी सामने आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जीत को लेकर जश्न भी मनाया और दावा किया कि जम्मू कश्मीर में भी अगली सरकार जो है वो कांग्रेस बनाने जा रही है। और इसके साथ साथ दफा 370 का मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, समाअत न होने पर यहां के सियासी लीडरानात के बयानात भी सामने आए हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती के हवाले से। महबूबा मुफ्ती जिन्होंने पहले ही जो उनकी गुपकार सरकारी रिहाइशगाह है उसको खाली किया था, सरकार ने नोटिस इजरा किया था और अब आज उन्होंने जो उनको अनंतनाग में फराहम की गई थी रिहाइश वो भी खाली कर ली है और आज वहां से जो साजो सामान है वो निकाला गया है। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती समेत 8 असेंबली मेंबरान को अनंतनाग में सरकारी रिहाइशगाहें खाली कराने के लिए इंतजामिया ने नोटिस जारी किया था। हालांकि कई जो असेंबली मेंबरान हैं उन्होंने जिला इंतजामिया के साथ बात की थी कि नोटिस इजरा होने के बाद उन्होंने बात की थी कि वो कहां पे जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। मगर महबूबा मुफ्ती ने आज नोटिस इजरा होने के बाद आज अनंतनाग वाली सरकारी रिहाइशगाह भी खाली की है। फिदा हुसैन मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। फिदा हुसैन से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। फिदा, महबूबा मुफ्ती ने आज जो उनकी रिहाइशगाह थी अनंतनाग बिजबिहारा में वो खाली की है और जो बाकी असेंबली मेंबरान हैं जिनको नोटिस जारी किया गया था, हालांकि उन्होंने जिला इंतजामिया के साथ राब्ता किया था कि उनसे ये रिहाइशगाह न छीनी जाए क्योंकि उनको सिक्योरिटी का मामला है। अब जब महबूबा मुफ्ती ने अपनी रिहाइशगाह खाली की है तो क्या आपको लग रहा है कि बाकी जो असेंबली मेंबरान हैं अब उनको भी खाली करना पड़ेगा? देखिए रूफ, मैं आपको बता दूं कि अगर हम कुछ दिन पहले की बात करेंगे जब कुछ साबका मेंबरान असेंबली के साथ साथ साबका वजीर आला महबूबा मुफ्ती को एक नोटिस इजरा की गई है कि जो उनके नाम पे सरकारी रिहाइशगाह है जो कि वाका खनाबल में वाका था, डाक बंगलो खनाबल में, जिसको हम VIP कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं, वहां पर उनको खाली करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ मेंबरान असेंबली जो है वो वहाँ इंतजामिया से मिले, उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी और कुछ दिनों की मोहलत मांगी। उसके बाद इंतजामिया ने 15 दिन की मोहलत जो है वो उनको दी है, जो डेपुटेशन गया था। उसके बाद अगर आज की बात की जाए तो जहां पे महबूबा मुफ्ती के नाम पे ये सरकारी क्वार्टर जो है वो था उसको आज वहां पर खाली कर दिया गया, जो सामान था उसको वहां से निकाला गया। हालांकि वहां पे मोहम्मद सरताज मदनी जो कि साबिक MLA दिवसर भी थे और साथ ही साथ साबिक डिप्टी स्पीकर भी थे जम्मू कश्मीर असेंबली के, और वो वहां पे क़याम पसीर थे और जब कभी महबूबा मुफ्ती का वहां से आना होता था तो वो वहां पे क़याम पसीर करती थी और जब भी कहीं पे मीटिंग होती थी तो उसके बाद वो वहां पे कुछ देर वहां पे रुकती थी। लेकिन आज देखा गया जब सुबह सुबह उन्होंने अपना वो जो वहां पे सामान था वो वहां पर निकालना जो है उनका शुरू हुआ है। रूफ नहीं फिदा, जो बाकी असेंबली मेंबरान हैं, हालांकि महबूबा मुफ्ती ने इंतजामिया के साथ कोई बात नहीं की थी, जब उनको नोटिस मिला तो उन्होंने कहा कि वो खाली करेंगे। बाकी जो असेंबली मेंबरान हैं उन्होंने कहा था कि वो खाली नहीं कर सकते क्योंकि उनको सिक्योरिटी का मामला है। अब जिन इलाकों में वो रिहाइश पजीर है, जहां पे वो रह रहे हैं, उनको अपने ही घरों में वापस जाना होगा, जिसके लिए उन्होंने सवाल खड़े किए कि क्या उनके लिए सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए जाएंगे उन इलाकों में, क्योंकि ये साउथ कश्मीर की बात है जहां पे अभी सरकारी एदाद शुमार की बात करें तो अभी भी मिलिटेंट्स की काफी ज्यादा तादाद है।
देखिए, अगर हम सिक्योरिटी व्यू पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी को देखना है, वो मामला जो है वो सिक्योरिटी को देखना है। लेकिन अगर हम इन साबका मेंबरान असेंबली की बात करेंगे जिन्होंने जो एक डेपुटेशन की सूरत में इंतजामिया से मिले, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो इस सरकारी रिहाइशगाह को खाली करेगी। लेकिन अब बात यह है कि क्या वो साबिका मेंबरान असेंबली जो है वो क्या अपने घरों को खाली करेंगे या नहीं करेंगे, या वो तो अब कुछ ही दिनों के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी, क्योंकि 15 दिन का जो मियाद था वो अब कुछ ही दिनों के बाद खत्म होगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने शुरुआत की है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह जो है वो खाली कर दिया। वहां से जो सामान था, जो उनका निजी सामान था, जो वहां पे रहते थे, उन्होंने वो वहां से निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन अब क्या आने वाले दिनों में जो साबिका मेंबरान असेंबली है जिनको नोटिस गई है, क्या वो खाली करेंगे या फिर इंतजामिया के पास फिर से वो जाएंगे अपनी बात रखने के लिए, वो तो आने वाले कुछ ही दिनों में पता चलेगा। आखिर में जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास या इंतजामिया के पास कोई ऐसा मंसूबा है, जिस तरह इल्जामात लग रहे हैं कि असेंबली मेंबरान को या महबूबा मुफ्ती को वहां से निकालने का मकसद यह है कि कुछ जो उनके अपने लोग हैं वहां उनको वो जो रिहाइशगाह है वो उनको दे दे, जो सरकार के अपने लोग हैं या जो अभी रूलिंग पार्टी है उनके लोग हैं उनको वो सरकारी रिहाइशगाह देनी है, इस वजह से बाकी असेंबली मेंबरान को वहां से निकाला जा रहा है। देखिए रूफ, किसको देना है किसको नहीं देना है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी तो शुरुआत जो है वो सिर्फ महबूबा मुफ्ती ने की है। अब ये देखना होगा कि इसके बाद जो है वो तस्वीरें साफ हो जाएगी कि क्या ये किसी और को देना है या फिर सरकार अपने पास रखती है, क्योंकि सरकार का ये भी मानना है कि जो उनके जिला इंतजामिया के अफसरान हैं जो काफी दूर रहते हैं, उनके लिए यहाँ पे रिहाइशगाह नहीं था, उनको भी शायद वो मंसूबा है कि वो वहां पे उनको दिया जा सकता है। लेकिन ये तो कुछ ही दिनों के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन शुरुआत जो है साबिक वजीर चलिए फिदा हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। मामला अनंतनाग में सरकारी रिहाइशगाहों का है। महबूबा मुफ्ती ने आज अपनी जो उनको वहां पे रिहाइशगाह फराम की गई थी खाली कर दी है, और जो बाकी असेंबली मेंबरान है हालांकि उन्होंने इंतजामिया के साथ रब्ता भी किया है कि उनको वहां से ना निकाला जाए, क्योंकि साउथ कश्मीर का इलाका है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए मुश्किलात हो सकती है। क्या अब उनकी बात मानी जाएगी? मगर शुरुआत आज की महबूबा मुफ्ती ने, और महबूबा मुफ्ती जो कि अनंतनाग में नहीं बल्कि श्रीनगर में रह रही है, और श्रीनगर में जो उनकी सरकारी रिहाइशगाह है उन्होंने पहले ही खाली कर दी है और अपने बहन के निजी मकान में इस वक्त रिहाइश पजीर है। नाज़रीन, मुल्क की 2 रियासतों में इंतखाबात के लिए जो वोटिंग अमल है वो जारी है, मगर जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी के हक में जा रही है, गुजरात की जो स्टेट है। और हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने अपना झंडा गाड़ा है और कांग्रेस वहां पे जो है जीत दर्ज कर रहा है। और दोनों पार्टियों से वाबस्ता जो लीडरान हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने खुशियां मनाई है, उन्होंने मिठाइयां बांटी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जम्मू में जो है वो जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और मुबारकबाद दी है हिमाचल प्रदेश की आवाम को कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हक में अपना वोट दिया है। वकार रसूल वानी ने इस मौके पर बात की और बात करते हुए कहा कि बीजेपी को पूरी तरह हिमाचल प्रदेश की आवाम ने मुस्तरद कर दिया है, और इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी जब असेंबली इंतखाबात होंगे तो कांग्रेस अगली सरकार जो जम्मू कश्मीर की सरकार बनेगी वो कांग्रेस बनाएगी। इस तरह का माहौल अभी जम्मू कश्मीर में भी है। इधर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना ने भी एक बयान जारी किया, उसमें उन्होंने गुजरात की आवाम का शुक्रिया अदा किया है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के हक में वोट देने को। और उन्होंने भी दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में जब इंतखाबात होंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। अब फैसला जो है वो वक्त करेगा जम्मू कश्मीर में कब इंतखाबात होंगे और कौन पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में झंडे गाड़ेगी। फिलहाल कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जश्न के जो मनाजिर है वो जम्मू से देखने को मिल रहे हैं। कि अगर आज कोई हारा है वो बीजेपी हारी है, क्योंकि बीजेपी एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह हारी। दिल्ली एमसीडी में भी हारी, यूपी में उपचुनाव भी हारी, और हमने उनसे एक स्टेट जो है
जबरदस्त बहुमत से 40 सीटें हमने क्रॉस कर दी। हिमाचल में 15 सीटें हम बीजेपी से ज्यादा हैं, तो हिमाचल में हमारा चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। ये एक बहुत बड़ा धचका है जेपी नड्डा को, जो वहां का है, और वहां पे डेरा डाल के मोदी जी का नाम चला के जो बोलते थे एक ब्रांड है मोदी जी, वो भी सारा जो है अब खत्म हो चुका है। पोलराइज करती थी वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। लोग ये चीज पता चल चुका है कि मोदी जी ने जो 2014 में वादे किए थे लोगों के साथ, 2-2 करोड़ साल की नौकरियां देने का, अच्छे दिन देने का, 15-15 लाख अकाउंटों में डालने का, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये हमारा विडो पेंशन, गरीबों का पेंशन, हैंडीकैप्ड्स का पेंशन तक खत्म कर रहे हैं। चलिए नाज़रीन, गुजरात और हिमाचल के बाद जरा बात करेंगे वादी कश्मीर की, क्योंकि वादी कश्मीर के 2 जिला तरक्याती काउंसिलों के जो इंतखाबात हुए थे 5 तारीख को, आज वोटिंग हुई है। और वोटिंग में जो द्रगमुला की सीट है, द्रगमुला कुपवारा की सीट है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार है उन्होंने जीती है, वहां पे उन्होंने जीत दर्ज की है। और इधर जब हाजन की बात करते हैं तो हाजन के हवाले से अभी अभी जो नताइज है, फाइनल रिजल्ट जो सामने आया है, उसमें बताया जा रहा है कि अपनी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में एक सीट जो द्रगमुला की सीट है, हालांकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट थी, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको हिमायत दी थी और उसके बाद आज उन्होंने जीत दर्ज की है। इधर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है हाजन ए सीट पर, जहां पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार ने सीट दर्ज की है। और दोनों जगह के नताइज जो है वो सामने आए हैं। द्रगमुला के नताइज पहले ही सामने आ चुके थे, मगर अभी अभी जो नताइज है वो हाजन ए से सामने आए हैं। हालांकि कुछ देर के लिए वहां वोटिंग का अमल भी रोका गया था, उसके बाद जब दोबारा शुरू हुआ तो फिर नताइज जो है वो सामने आए हैं। ज़हूर जो हमारे नुमाइंदे हैं बांडीपोरा से, उनसे हम इस मामले को लेकर बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है अभी वहां पर हाजन में, अपनी पार्टी के खीमे में किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि पहले खबरें आ रही थी कि इस सीट पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज कर सकती है। ज़हूर, खैर मकदम है आपका। तो नताइज सामने आए और नताइज जो है वो अपनी पार्टी के हक में गए। हालांकि पहले जिस तरह की खबरें आ रही थी या जो वोटिंग अमल चल रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकते हैं। जी बिल्कुल रूफ, अगर हम बात करेंगे हाजन के हवाले से, जो कंटिन्यू जो है अपने लीड बनाए हुए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसके बाद जो है तीसरे मरहले में जो काउंटिंग 10-20 मिनट रोक दी गई थी, क्योंकि एक स्टंप का क्लेम की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्लेम की है जो स्टंप है ये दूसरी है, और उसमें ये वो स्टंप नहीं है जो कंटिन्यू पहले आ रही थी, और तो वो स्टंप आई थी। तो उसके बाद बांडीपोरा से हमने भी बात की, वो खुद स्ट्रॉन्ग रूम में आए और उसने फिर मुआयना किया और उसको वहाँ पे जो अफसर थे उनसे बात की। हालांकि जो उस काउंटिंग जो वो बूथ का जो अफसर था उसने बताया कि मैंने ये स्टील वहाँ यूज किए हैं, उसने रिटर्न में लिखा कि ये मैंने यूज किए और मैंने इनको अलाउ किया है। उसके बाद उन वोटों को भी गिना गया और उसके बाद जो चौथा मरहला और तीसरा मरहला था, 3rd फेज और 4th फेज काउंटिंग का, उसको मर्ज कर दिया गया है। तो एक साथ उसकी अनाउंसमेंट भी शाम देर होते हुए उसको अनाउंसमेंट कर दी। 323 वोटों में जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नाजा बेगम ने, जो हालांकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, लेकिन फिर इनको अपनी पार्टी ने हिमायत की, अपनी पार्टी में इसने शमूलियत इख्तियार की है, तो फिर अपनी पार्टी ने इसको कैंपेनिंग की और उसके साथ साथ आज इसका नतीजा सामने आए हैं और 323 वोटों ने इसने जीत दर्ज की हाजिन ए के हवाले से। हालांकि हमने नाजा बेगम से बात की, उन्होंने कहा कि मैं पुरुमीद हूँ कि जो भी फंड स्लेपस हुए थे, जो फंड रुके हुए थे, उनको डिप्टी कमिश्नर वागुजार करेंगे और हाजिन ए की जो तरक्याती मंसूबे में काम रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाएंगे। जोर एक चीज जानना चाहूंगा, जब हम हाजिन की बात करते हैं या सुंबल की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि जब हम असेंबली इंतखाबात की बात करते हैं तो काफी वक्त से ये सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती आ रही है। तो आज ये यू टर्न क्यों? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को लोगों ने वहां पे नकारा है? क्योंकि दिग्गज लीडर है वहां के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो कि अभी मेंबर पार्लियामेंट भी है, तो मेंबर पार्लियामेंट के लिए ये जीत जो है ये कोई माने रखती है? अब बिल्कुल अगर हम बात करेंगे, ये जो
खुद उसके बेटे जो फर्जंद हैं और सोनावारी के इंचार्ज भी हैं, हिलाल अकबर लोन कंटिन्यू कंबाइनिंग कर रहा था, लेकिन वो आज तीसरे नंबर पे गया था क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस सेकंड नंबर पे आया है और तीसरे नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर गया। तो अभी देखने वाला बात होगी, मुझे लग रहा है एक मुकाबला था, कड़ा मुकाबला था। हमने पहले ही बताया था कि एक ट्रायंगल कंटेस्ट हो सकता है इन तीन पार्टियों के मुकाबले, और वही भी हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लीड की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी कहीं टाइम पे लीड पे आए और अपनी पार्टी भी लीड बनाए रखे थे। तो यानी तीनों, मैंने पहले कहता इन तीनों में जो है ट्रायंगल कंटेस्ट हो सकती है क्योंकि ये उनकी अच्छी पकड़ थी। और अगर आज बात करेंगे, मुझे लग रहा है कि असेंबली इलेक्शन है ये एक प्लस पॉइंट बन सकता है इस अपनी पार्टी को, क्योंकि यहाँ पे जो हब बना हुआ था, यहाँ पे कंटिन्यू अगर हम बात करेंगे 3 बार एमएलए रह चुका था यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, और आप यहाँ नॉर्थ कश्मीर में वो उनकी यही पकड़ भी थी क्योंकि वो एमपी भी है। अब मुझे लग रहा है कि हाजिन ए की बात करेंगे क्योंकि ये वो इलाका है जो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला हुआ है। इसके आसपास में जो बाकी जो इलाके हैं उनको कट ऑफ किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। रगमुल्ला और हाजिन बांडीपोरा की बात करें, हाजिन ए की बात करें, रिजल्ट सामने हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने जीत दर्ज की है। हालांकि जब हाजिन की बात करते हैं तो तिकोनी मुकाबले की बात हो रही थी जैसे ज़हूर कह रहे थे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जा रहा है ये सुंबल सोनावारी या हाजिन का इलाका है, क्योंकि काफ़ी वक्त से वहाँ पे जो असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती आ रही है। मेंबर पार्लियामेंट है मोहम्मद अकबर लोन, उसके बावजूद भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट हारता है तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में हलचल मच सकती है। क्योंकि अगर असेंबली इंतखाबात की बात करें तो ये जो डीडीसी इंतखाबात है या पंच सरपंच इंतखाबात है, ये बेसिक वजह बन सकती है किसी के पार्टी की जीत की या हार की। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के हवाले से बात करें, दफा 370 का मामला जो है वो मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में है। साल 2019 से जब एब्रिगेट किया गया था तब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जहां पे उन्होंने जो वो पिटिशनर बने थे 370 के मामले को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस फैसले को वापस करे और जम्मू कश्मीर की आवाम से जो कुछ छीना गया है उनको वापस दे, मगर आज तक समाअत न हो सकी है। साल 2019 से लेकर जब बात करें तो तकरीबन 3 साल से ज्यादा वक्फा हो चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत नहीं हो रही है। तो इस मामले को लेकर यहाँ के सियासी लीडरान जो है वो गाहे बिगाहे इस पर बयान जो है देते आते हैं या इस पे अपना रद्दमल दे रहे हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है मामले की। आज भी कई लीडरान ने इस मामले को लेकर बात की। कई जो पार्टियां हैं वो पिटिशनर भी है और कई पार्टियां जो है अगरचे वो पिटिशनर भी नहीं है मगर उसके बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से अपील की है कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के हवाले से जो केस ज़ेर इल्तिवा है उसको सुना जाए और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में फैसला दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम से जबरन ये स्पेशल स्टेटस जो है वो छीना गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी के लीडरान ने इस मामले पर बात करते हुए क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह, वो उन पे बहुत ही एक होप है कश्मीर के लोगों को। हम वेट करेंगे कि जल्दी कोई दायर हो इसमें याचिका, जिसमें कोशिश करेंगे कि अर्ली हेयरिंग की बात उठी। हमारी तरफ से भी वो ऐसा एक जाएगा। हमारे जस्टिस मुजफ्फर साहब हैं जो सब जज थे, वो भी कोशिश करेंगे इसमें किसी तरीके से अर्ली हेयरिंग के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एंड ऑफ द डे हमारे को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, हमें पूरा यकीन है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बात करेगी तो जेन्युइनली सोचेगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह जस्ट जरूर होगा, क्योंकि इसकी 2 जजमेंटें हैं। एक 5 जजों की जजमेंट है, संपत वकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरी जो है 9 जजों पे मुश्तमिल इस पे जो है हमारे हक में, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में आई है कि एक मुस्तकिल ये एक कानून का हिस्सा है।
मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो आज नई जो है जज साहिबान आए हैं, मैं समझता हूं उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है दिफा किया जाए, क्योंकि इससे ही पूरा जम्मू कश्मीर का जो है, पूरा न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा देश जो है इसी से जुड़ा है, कानून और आइन से। हमने ये प्रोग्राम रखा है और जो हमने ऐलान भी किया है, जब भी इसकी हेयरिंग होगी हमारी तरफ से मुल्क के सबसे बड़े जो लॉ नोइंग वकील होंगे, हम उनको वहाँ पे खड़ा करेंगे। लेकिन जितने भी पिटिशनर्स हैं इसमें बहुत अच्छी खासी तादाद है, इंडिविजुअल्स भी है, पॉलिटिकल पार्टीज है। मुझे लगता है कि उन सबको अर्ली हेयरिंग के लिए कोशिश करनी चाहिए, दरख्वास्त होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला लटका हुआ है और लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। लोगों की ख्वाहिश हो इसकी हेयरिंग हो और हमारी भी एक ख्वाहिश हो, हम तो इसका करेंगे वहाँ पे प्लीड, लेकिन वक्त आने पे अभी चूंकि हम पिटिशनर्स नहीं है इसलिए हम इसमें एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। देखिए, हम तो चाहेंगे, हमारी पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस इस बात पर मजबूती से जोर दे रही है कि जो आर्टिकल 370 का जो फैसला है जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इसमें एक स्पेशल अगर बेंच भी क्रिएट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो करना चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस सिलसिले में फैसला करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। नासिक, कई मामले ऐसे हैं जहां पे सरकार की निगाह होनी चाहिए। अगर सरकार कोई हुक्मनामा जारी करता है तो वो अमलाने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी मामलात है जम्मू कश्मीर की आवाम के जिनकी तरफ देखा नहीं जा रहा है और आवाम को दो दो हाथों से लूटा जा रहा है। मामला है जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर की बात करें, डायग्नोस्टिक सेंटर्स का, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हम बात करें, नर्सिंग होम्स की बात करें या टेस्टिंग लैब्स की बात करें, तो आवाम जो है उनको टेस्ट करना पड़ता है। किसी बीमारी से मुतल्लिक अगर टेस्ट करना पड़ता है वो प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, नर्सिंग होम जाते हैं या जो टेस्टिंग यहाँ पे लैब्स हैं वहां जाते हैं, मगर रेट्स जो है वो मनमानी रेट्स हैं, यानी निरखनामे अपने तरीके से मुकर्रर किए गए हैं। किसी से जब पूछते हैं तो कहते हैं कि ये सरकार ने रेट्स मुकर्रर की है। हालांकि जब हम कंसर्न अथॉरिटी से बात करते हैं वो कह रहे हैं कि हम इसमें कोई पार्ट जो है नहीं कर सकते हैं। फिर बताया गया था कि डायरेक्टर हेल्थ के बाद बताया गया था कि जो उमूरी सार्फिन महकमा है वो इसकी देखरेख कर रहा है, मगर वहां के जिम्मेदारों ने भी अपना पल्लू झाड़ा, कहा कि हम इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। और मामला जो है अब यह है कि हर एक टेस्टिंग लैब ने अलग अलग रेट लगाई है, जहां पे लोग टेस्ट करने जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके के जो टेस्ट होते हैं, तो अलग अलग रेट लगा के लोगों से पैसा वसूल किया जा रहा है, लोगों को दो दो हाथों से लूटा जा रहा है। पुरसान हाल कोई नहीं है, सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, इंतजामिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब आवाम जो है वो खुद ही सड़कों पे आई है, खुद ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों सरकार जो है इन सारे मामलात की मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, कि अगर सरकार कोई हुक्मनामा जारी करती है तो उन हुक्मनामों की तामील क्यों नहीं होती है। ये एक बड़ा सवाल है सरकार के लिए, इंतजामिया के लिए। गायनोलॉजिस्ट, किसी गायनोलॉजिस्ट के मैं 2-3 गायनोलॉजिस्ट को जानता हूं, या मैं 2-3 ऐसे न्यूरोसर्जन्स को जानता हूं, या कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो खुद ही लिखते हैं, जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन होती है उस पर नीचे लिखते हैं कि भाई इस डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाना है। जी क्यों? कश्मीर में क्योंकि उनसे क्या होता है, उनसे कमीशन मिलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप खुद ही जानते हैं कितने टेस्ट होते हैं। गरीब को भी एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पे टेस्ट करने के लिए जाना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि एक मिडिल क्लास रॉयल क्लास फैमिली का, चलो इसको 5000 में भी टेस्ट मिलेगा, वो कर लेगा, उसके पास पैसा है। लेकिन जो इस गरीब को भी इस डायग्नोस्टिक सेंटर पे भेज देते हैं, अगर उसको 500 के बजाय 400 भी कहेंगे, उसके लिए वो भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत करता है और शाम को अपनी फैमिली को खिलाता है। तो उसकी वजह से सरकार की अगर बात करेंगे, ऑब्वियसली हर एक चीज का रेट लिस्ट जो है वो फिक्स किया गया है सरकार की तरफ से। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब उनको वो कहते हैं जी आपको फलानी टेस्ट करो, फिसानी टेस्ट करो, मगर वो पर्टिकुलरली बोल रहे फलानी जगह जाओ। रही बात, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई लिस्ट है इसका। अगर अल्ट्रासाउंड करना होगा, ईसीजी करना होगा, या पर्टिकुलर कोई भी टेस्ट होना, फंडा जो भी है, जो भी डॉक्टर को देखना होता है एक पेशेंट को, मगर ये पर्टिकुलर हमने जब हर एक का प्राइस लिस्ट है, तो इसका क्यों नहीं प्राइस लिस्ट है?
तो अभी तक अभी हम इसमें जवाबदारी कर रहे हैं सरकार से। वो लिस्ट कहाँ पर है? अगर इनके पर्टिकुलर जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो नॉर्मल चार्ज होती है ईसीजी के, अल्ट्रासाउंड के। शहनाज, इसके साथ ही अभी तक की न्यूज़ एट 6 से बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहे गुलिस्तान के साथ। मुझे इस वक्त दीजिए इजाजत। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। बेऔलाद लोगों की